इंडक्टर हमारे पास एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। और जब हम इस पर एक डीसी अप्लाई करते हैं तो ये करंट का अपोज करता है, लेकिन करंट हमारे पास इसमें धीरे धीरे बढ़ती है। और किस तरीके से इंडक्टर में करंट बढ़ती है, दैट इज़ चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। इंडक्टर की डिस्चार्जिंग पढ़ चुके हैं, यानी कि इंडक्टर का बिहेवियर हम नोटिस कर चुके हैं। इवन पोटेंशियल और करंट में रिलेशन भी पता था, लेकिन वो सारा पार्ट हमने डीसी के लिए पढ़ा था। अब हम देखना चाहेंगे कि देख एसी अप्लाई करेंगे तो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, अच्छा ये याद होना चाहिए कि इंडक्टर हमारे पास करंट का अपोज नहीं करता है, इंडक्टर हमेशा करंट के चेंज का अपोज करता है। ठीक है, तो मैं आगे समझने के लिए एक टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। इस वजह से यहाँ सर्किट में एक करंट फ्लो होनी चाहिए, टाइम वेराइंग करंट। मान लेता हूँ कि ये जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। करंट की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने करंट की इक्वेशन मान ली, बराबर है। एक काम करता हूँ, यदि करंट की इक्वेशन पता है तो अब इंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जो टाइम के साथ वेरी रहेगा, उसे मैं लिख सकता हूँ एल डी ए बाई डी टी। इंडक्टर पे यही फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, एल एज इट इज़। और अब करंट की इक्वेशन, करंट वाले को डिफरेंशिएट करो, आई नॉट एज इट इज़ साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ। ये पूरे को मैं लिख देता हूँ वी नॉट। तो ये आ गया वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा कॉस ओमेगा टी को मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वी नॉट, ये आपके पास साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 चलेगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अच्छा, इस इक्वेशन 2 के अंदर मैंने वी नॉट किसको माना है, वी नॉट मैंने माना है आई नॉट मल्टीप्लाई भी एल ओमेगा। ठीक है, और एल ओमेगा को मैं नया वेरिएबल लिख रहा हूँ एक एक्स एल। अब यदि डायमेंशन की बात करोगे, इसकी यूनिट क्या आ रही है, देखो एल ओमेगा की, एक्स एल यानी कि एल ओमेगा की, इसकी यूनिट आ रही है ओम, ओम आ रही है। इसको हम जो एक्सएल लिखा है जिसे मैं एल ओमेगा बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ से देखो, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप बोल सकते हो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इज 90 डिग्री। करंट और पोटेंशियल के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। तो फिर मैं जो हमारे पास पावर फैक्टर आता है वो कितना आएगा, पावर फैक्टर होता है हमारे पास cos फाई, और जैसे अब 90 डिग्री को cos 90 की वैल्यू कितनी थी, 0, cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे भी जो पावर फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है। अच्छा, पावर फैक्टर और 0 किसके लिए आया था, कैपेसिटर के लिए भी पावर फैक्टर 0 आया था। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लेता हूँ। किसी मोमेंट पे यदि पावर चेक करना है तो आप उस मोमेंट पे करंट और पोटेंशियल के मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे, दोनों की वैल्यू लिखो, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये बन रहा है, देख लो। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो ना, आई नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2, और ये साइन आपके पास 2 ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, पावर साइनोसोडल फॉर्म में वेरी कर रही है, यानी कि पावर जितनी देर के लिए पॉजिटिव उतनी नेगेटिव। अगेन मैं यहाँ पे वही बात करूँगा, इंडक्टर आपके पास पावर
पहले लेगा और फिर देगा। यानी एक तरीके से जो ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है वो एक्सटर्नल सोर्स से पावर लेती भी है और एक्सटर्नल को वापस देती भी है। और इफेक्टिवली जब हम बात करने जाएंगे, यानी कि यदि मैं एवरेज पावर की बात करूँगा तो एवरेज पावर कितना निकल के आ रहा है चेक करो, क्योंकि एवरेज पावर तो हमारे पास यही है ना, IRMS, VRMS और पावर फैक्टर कॉस पाई की वैल्यू 0, तो एवरेज पावर भी कितनी आ रही, 0। यानी इफेक्टिवली हमारे पास ये जो इंडक्टर है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है। एवरेज पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर इज 0। थोड़ा मैं इसे ना ग्राफ से भी देख लेता हूँ किस तरीके से नज़ारा है, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफ वाला पार्ट अपन देखते हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी, एक करंट की, पोटेंशियल की और एक पावर की, ठीक है। तो मैंने तीनों को यहाँ ग्राफ में प्लॉट किया है। आप यहाँ से देख के ये कुछ चीज़ें बता सकते हो। पहली, करंट और पोटेंशियल दोनों की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। करंट वाले की भी फ्रिक्वेंसी ओमेगा है और पोटेंशियल वाले की भी फ्रिक्वेंसी उतनी ही है, लेकिन पावर वाले की फ्रिक्वेंसी डबल है। पावर वाले की फ्रिक्वेंसी कितनी है, डबल है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपके पास 90 डिग्री आगे हैं फेज वाइज करंट से। यानी आप लिख सकते हो जो पोटेंशियल है इट लीड करंट आई बाई 90 डिग्री, π/2। जो पोटेंशियल है वो करंट को 90 डिग्री के साथ लीड कर रहा है। पोटेंशियल आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रही है। कैपेसिटर में ये नज़ारा उल्टा था, कैपेसिटर में करंट आगे चल रही थी, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इस वजह से पावर फैक्टर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। अब फेज वाइज समझना चाहो तो यहाँ पे ये हमारे पास, यदि मैं करंट मानता हूँ कि इधर के साइड में करंट है, ये करंट का फेज है, यानी कि साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स मान ली मैंने। साइन के अंदर जो ओमेगा टी है ना, इसको रेफरेंस मान लिया। तो ये आपके पास पोटेंशियल किधर आ रहा है, पोटेंशियल 90 डिग्री आगे आ रहा है। पोटेंशियल का जो फेज है वो 90 डिग्री आगे आ रहा है, करंट से 90 डिग्री आगे है, तो ये नज़ारा रहेगा। अच्छा, आगे से एक याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने की बात कर रहा हूँ। अब ये बोलोगे भाई इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है L, ऐसे लिखते हैं, और अल्फ़ाबेट वाइज पहले I आता है बाद में V आता है, तो ये इंडक्टर का फेजर हो गया, बढ़िया है। और कैपेसिटर के अंदर इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बस इस तरीके से आगे से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कैपेसिटर के अंदर V लीड करेगा या इंडक्टर में V लीड करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।